लोग भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मन लगाकर ये सारे वीडियो देखते रहिए। आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी से लैबरेज कर देंगे। नेक्स्ट नया टॉपिक है ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से 1000 बीसी बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व। यहाँ से याद रखेंगे विंटर निश ने ऋग्वैदिक काल के समय का निर्धारण किया। विंटर निश ने, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसमें से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान से देखते हैं। कुछ प्रमुख मत हैं जो आर्यों के बारे में फेमस हैं। कहा जाता आर्य आरंभ में सप्त सैन्धों में बस गए थे। ये सब कथन है, कहे जाते हैं। सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। किसकी? आर्यों की, ऐसा माना जाता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है, ठीक है। ऋग्वेद में सिंधु की 5 सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी? 5। आइए आगे तो ऋग्वेद में 5 सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है सिंधु की। तो वो देख लीजिए 5 नदियां कौन सी हैं। तो 5 नदियां वहाँ जो उल्लेख मिलता है कौन सी? विपाशा, शतुद्री, वितस्ता, पुरुषणी और अश्किनी। ये 5 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो ये पुराने नाम है नदियों के। नए नाम क्या है? विपाशा को व्यास कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन में मुलाकात करता है एग्जाम में, तो ये याद रखेंगे। विपाशा को व्यास नदी, शतुद्री सतलज नदी के नाम से आज जानी जाती है, वितस्ता झेलम के नाम से जानी जाती है, पुरुषणी रावी की नदी के नाम से जानी जाती है और अश्कनी चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है। ये आप नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से इसको। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में पर्वतमाला मुजवंत का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख कितनी बार होता है? 1 बार होता है। ये आप नोट डाउन करेंगे। यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया ऋग्वेद में? 3 बार किया गया। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट और कुछ जानकारी है आर्यों के बारे में। तो आर्यों की राजनीतिक स्थिति के बारे में देखते हैं। तो आर्यों में राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा को गोप या जनस्य गोप कहा जाता था। आर्यों में राजा का पद गरिमामयी नहीं होता था। कालांतर में अर्थात ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय में गोप का पद वंशानुगत हो गया। गोप का मतलब राजा का। पहले तो वंशानुगत नहीं था लेकिन बाद में वंशानुगत हो गया, ठीक है। राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी आर्यों में, ठीक है, याद रखेंगे। अधिकतर लड़ाइयाँ गायों व घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी। किसमें? आर्यों में। तो राजा की सहायता हेतु कुछ संस्थाएं होती थी। तो आइए इनको देखते हैं कौन सी संस्थाएं होती। अब राजा है, अगर पूरा साम्राज्य चलाएगा या पूरा प्रशासन देखेगा तो उसकी हेल्प तो करनी ही होगी। कुछ संस्थाओं को अकेले तो चला नहीं पाएगा। तो उसके लिए संस्था थी पहली विद। विद सबसे प्राचीनतम संस्था थी। तो इसका काम क्या था? धन का बंटवारा करती थी। सभा दूसरा होती थी। सभा, तो सभा में क्या होता था? वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह होता था। कुलीन का मतलब विशिष्ट लोग। ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख किया गया। किसका? सभा का। नेक्स्ट है जो अगली कुछ संस्थाएं हैं। समिति। अब समिति में क्या होता था? तो ये जनप्रतिनिधियों का समूह होता था। किसका? ये जनप्रतिनिधियों का समूह होता था। जनप्रतिनिधियों का समूह होता था समिति, ठीक है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख कितनी बार है? 9 बार। ये चीज आप जरूर नोट डाउन करेंगे। अगली संस्था है स्पर्श, गुप्तचर के लिए होती थी। राजा की सहायता है तो 12 मंत्री होते थे। कितने? 12 मंत्री होते थे जिन्हें रत्निन या रत्नी कहा जाता था, ठीक है। अगली संस्था है वाज्रपति। तो वाज्रपति में क्या होता था? गोचर भूमि का प्रमुख होता था। बलि किसको कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। तो बलि क्या होता था? तो बलि राजा को दिए जाने वाला एक कर होता था, स्वैच्छिक कर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन अच्छे से कर लेंगे। अब आइए देखिए आर्यों के समय में कुछ राजनीतिक इकाइयां भी होती थी। तो राजनीतिक इकाइयां होती थी जन, विश, ग्राम और कुल, ठीक है। जन, विश, ग्राम और कुल ये राजनीतिक इकाइयां होती थी, ठीक है। गोप का मतलब पीछे हम बता चुके हैं। उसी प्रकार इनको ये आप नोट डाउन कर लेंगे कि राजनीतिक इकाइयां कौन कौन सी होती थी? जन, विश, ग्राम और कुल, ठीक है। ये नोट डाउन करेंगे। और अगर आपका मन नहीं मान रहा तो ये देख लीजिए क्या है। ये इनके प्रमुख होते थे। जन का प्रमुख गोप, गोप का मतलब पीछे बता चुका हूँ, राजा।
विश्व का प्रमुख, विश्वपति, इसी प्रकार ग्राम और कुल का। ठीक है, तो ये राजनीतिक इकाइयां कौन कौन सी हैं? जन, विश्व, ग्राम, कुल। जन, विश्व, ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। आर्य यायावर जीवन व्यतीत करते थे। यायावर का मतलब घुमंतू टाइप का। ठीक है, गाय एवं घोड़ा इनके प्रिय पशु होते थे। अभी आपने ऊपर ही पढ़ा है कि गाय एवं घोड़े के लिए ही लड़ाइयाँ लड़ते थे आपस में, पशुपालन करते ही थे गाय के हिसाब से। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ? 24 बार। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से आप याद रखेंगे। मुद्रा प्रणाली नहीं होती थी। ठीक है, अब मुद्रा प्रणाली नहीं होती तो व्यापार कैसे करेंगे, लेन देन कैसे करेंगे? तो वस्तु विनिमय होता था। तो ये हमने आपको एक बार बता रखा है पिछले किसी वीडियो में कि आपके पास कोई अलग चीज़ है, सामने वाले के पास कोई अलग चीज़ है, तो आप अपनी चीज़ उसको दे देंगे। अगर आपके पास कुछ खाने का है और इनके पास कुछ खाने का, तो आपको दे देंगे। तो ये वस्तु विनिमय होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान हो जाता था। अब वस्तुओं का आदान प्रदान इसलिए होता था क्योंकि मुद्रा प्रणाली नहीं थी। ठीक है, अब पैसे नहीं थे, मुद्रा प्रणाली नहीं थी, तो खरीदेंगे कैसे? तो वस्तुओं का ही चेंज कर लेते थे। और उस समय व्यापार में निष्क नामक सोने के जवाहरात का प्रयोग होता था। कोई मुद्रा नहीं थी। ठीक है, तो सोने के जवाहरात का ही प्रयोग करते थे, निष्क नामक। तो सबके पास न रहते होंगे, इसलिए ये वस्तु विनिमय प्रणाली प्रयोग हो जाती थी। निष्क याद रखेंगे, निष्क क्या होता था? सोने के जवाहरात थे आर्यों के समय। अन्य क्वेश्चन देखिए, परिवार कैसे होते थे? पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे आर्यों के समय। समाज 4 वर्णों में विभाजित थे। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, हम पीछे आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। वेद वेद वाले में आप देख लीजिएगा। हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है, ये हमने भी बताया था ऋग्वेद में कि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में जात प्रथा का उल्लेख नहीं है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ठीक है, जिसका जैसा काम उसको उसी वर्ण में डाल देते थे, जन्म से इसका कोई लेन देना नहीं था। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। नेक्स्ट, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी तो उन्हें शिक्षा का भी अधिकार मिला था। घोषा, अपाला, शिकता, लोप मुद्रा आदि विदुषी महिलाएं हुई हैं इस टाइम पे। तो ये तो फेमस ही हैं, जैसे लोप मुद्रा, अपाला, ये सब पूछा जाता है। विषफला एक क्या थी? योद्धा महिला थी। ये आप नोट डाउन कर लेंगे। विधवा विवाह होता था। नियोग प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, आर्यों से आगे और कुछ क्वेश्चन देखिए। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। मतलब बाल विवाह नहीं होता था, पर्दा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा ये नहीं थी। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को वहतु कहा जाता था। अमाजू किसे कहते थे? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो हमने रामबाण सीरीज कराई है उसमें क्वेश्चन बताया है। जिसने अगर अध्ययन किया है तो उसको आज यहाँ रिपीटिशन मिल रहा है। तो इसमें क्या बताया था? आजीवन अविवाहित जो रहती थी महिलाएं, पूरी उम्र शादी नहीं करती थी, उनको अमाजू कहा जाता था। सामाजिक असमानता नहीं थी, घरेलू दासों का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। आर्यों से और भी कुछ क्वेश्चन जो बन रहे हैं देखिए। प्राकृतिक बहुदेववाद, ठीक, प्राकृतिक बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, ये दोनों नोट डाउन कर लेंगे। और निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे ये लोग। ठीक है, धर्म के हिसाब से। एकाधिदेववाद का सिद्धांत, एकाधिदेववाद का सिद्धांत मैक्स म्यूलर ने दिया था। घोष प्राचीनतम देवता थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र। ये दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? अग्नि। तो इंद्र पहले पे थे, अग्नि दूसरे पे थे आर्यों के समय में सबसे प्रमुख रूप। तो अग्नि सबसे दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे, इन्हें मध्यस्थ माना जाता था। और वरुण तीसरे प्रमुख देवता थे। वरुण को ऋतु का नियामक माना गया है। इस जगत की भौतिक, नैतिक एवं कर्मकांडी व्यवस्था को ऋग्वेद में ऋत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। पुषण कौन होता था? पशुओं के देवता को पुषण कहा जाता था। ऋग्वैदिक आर्य यज्ञ अनुष्ठान करते थे। वे योग एवं ध्यान करते थे, जादू टोने टोटके में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा एवं मंदिरों के साक्ष्य क्या हुआ? नहीं मिले हैं।